मीडिया में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मियां शाहिद साहब मेरे को होस्ट, और कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं। मगर रन डाउन और फिर अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे स्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या उस पर अमल दरामद में ताख़ीर करेगा या उस पर अमल दरामद करेगा, उस पर क्या ताख़ीर करने के बायस या अमल दरामद ना करने के बायस क्या कोई तादीबी कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2024 के जो इंतखाबात हैं, क्योंकि उसमें एक और बात भी है जिसमें ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये बड़ी हैरत, हमें एक्सप्लेन कोई नहीं कर सका कि इतने ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत के आ गए। बड़ा मीनिंगफुल ये स्टेटमेंट है, इस पर बात करेंगे। मौलाना के बगैर हुकूमती इत्तेहाद जो है वो मैजिक नंबर कैसे पूरे करेगा, और खान साहब जो है इस तरह लगता है कि आप बिल्कुल कन्फ्रंट करने पे आ गए हैं, और पीटीआई का जो जलसा मियाँ वाली में होना था अब उनका ये पिंडी में होगा। तो ये क्या मामला। मेरे साथ मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। जनाब थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हजूर, जो आर्ग्यूमेंट हमने देखा और आज जो एक काइंड ऑफ लीगल रेंगलिंग टीवी स्क्रीन पर भी होती रही, तो उसमें जो एक राय थी वो ये थी कि जी सिंस ये एक आईनी इदारा है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा इस पर अगर वो कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती और ये चाहे तो अमल दरामद ना भी करे। तो ये क्या समझे हम, क्या ये सारे जो 3 पिलर ऑफ द स्टेट हैं ये आईनी इदारे हैं, इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, एंड दे विल बी एक्टिंग इन आइसोलेशन, क्या हम ये समझे या इसके क्या मतलब है? जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। वाहिद एक आर्टिकल है आइन में, वो है आर्टिकल 190। वो कहता है कि सारी अथॉरिटी, सारी चीज़ें वो एक्ट करेंगी इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि यानी उनके जो हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करने के वो पाबंद होंगे। ये वाहिद उसके लिए है, और यही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उसमें भी एक आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो भी है वो फिर भी जो फाइनल अगर कोई ऑर्डर करते हैं वो पाबंद हैं। अब फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन कोई ऑर्डर करता है, उसको सेट असाइड हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट में भी चैलेंज होता है, तो फिर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, माने पटिशन। तो देखिए वो क्योंकि वो कोर्ट नहीं है, जो जुडिशल पावर वो अदालतों के पास है, और जुडिशल पावर का मतलब होता है कि वो अपने जो हुक्म है जो तशरीह करेंगे आइन की, कानून की, या कोई ऑर्डर की, या किसी एक्शन को कहेंगे कि एक्शन सही नहीं है, तो बाकी सारी अथॉरिटीज़ उसके ताबे हैं, उनको मानना पड़ेगा। अगर फिर नेचुरली अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मानेगा, उनके पास भी पावर है कंटेम्प्ट की। तो लेकिन ये कह देना कि जी वो आईनी अदारा है और उस पर नहीं हो सकता। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें कोई फैसला नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। तो क्या होगा अगर फैसला नहीं मानेंगे? तो क्या ये फैसला इसी तरह लटकता रहेगा? नहीं, फैसला नहीं मानेंगे क्योंकि उनको नहीं मानना है, क्योंकि उन्होंने सीटें पूरी इनको देनी ही नहीं है। क्योंकि देखिए, नहीं मानना तो इसका मतलब आपकी स्टेट एक क्राइसिस में आ गई, एक एनर्की हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा। नेचुरली उनके पीछे जो मुहरकात हैं, जो लोगों उनसे कह रहे हैं नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने उनको 2/3 अक्सरियत देनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करानी है। और आज एक तो आप एक खबर मैं आपको और दूँ जो भी पता लगा, आपकी टीवी देख फॉरन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में लॉ खासतौर पे बनवाया गया, और चीफ जस्टिस साहब को फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर के पावर जो उन्होंने खुद गिव अप की थी वो वापस मिल गई। उन्होंने वो 63A का जो केस था वो भी लगा लिया 30 तारीख से, और जो उसमें बेंच बनी है। अब ये जो पहले जो पिछले साल बातें किया करते थे हम, देखिए फिर तो बिल्कुल ये आपस में लड़ाई होगी। एक पॉइंट इज दैट कि अगर किसी डेमोक्रेटिक माशरे में आप और जिसमें आइन की हुक्मरानी हो, अगर आप अदालत की बात का सोच ही नहीं सकते कि बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अदालत का ये आइन उसको इख्तियार देता है कि जो फैसले करें उसको मानना हर इंसान पे पाबंद है। और आर्टिकल 190 तो कहता है तो इलेक्शन कमीशन पे पाबंद है फैसले मानने का। अगर वो नहीं मानेंगे, जो उनका ऑर्डर होगा उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, और वो उस पर कोई राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, बल्कि वो तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए कंटेम्प्ट पे, कि वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं यही बात पाशा साहब, इफ यू कैन हेयर मी, मैं इसी बात पे जो इनका टेक, आज एक बड़ी एक मिनट मियां साहब, मैं जरा पाशा साहब को इन कर लूं, फिर आप प्लीज बात कीजिएगा।
पाशा साहब, ये क्या अब जुबैरी साहब कह रहे हैं कि ये तो फिर एक्शन होगा, वरना क्यास होगा, एनर्की होगी और इदारों का टकराव होगा, विच ऑफ कोर्स इज नॉट गुड फॉर अस। हसन रजा पाशा साहब। काई साहब, बिल्कुल अनारकी और इदारों के टकराव की तरफ सूरत हाल जा रही है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो इदारे हैं, वो जिस अंदाज में अपने अपने मामलात को चला रहे हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, अदलिया हो या इंतज़ामिया हो, तमाम जो आइन में तयशुदा ट्राइकोटमी ऑफ पावर का फार्मूला है उसे तकरीबन रूगर्दानी हो रही है, और ये वाकई अनारकी की तरफ जाएगा और टकराव की तरफ भी जाएगा। जब तक ये वन स्टेप डाउन नहीं करेंगे तमाम के तमाम, उस वक्त तक ये बात सेटल नहीं होगी। वन स्टेप डाउन कौन करेगा? एक जानिब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहती है कि कानून पर अमल दरामद करें और फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि आज तक उनका फैसला नहीं हो सका कि फैसले पर इलेक्शन अमल दरामद करना है। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अगर ये वन स्टेप डाउन नहीं होता, पार्लियामेंट पीछे नहीं हटती, तो फिर इलेक्शन कमीशन पर तौहीने जो अदालत है ये किस तरह लगेगी सर? देखिए मियाँ साहब, जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त, मैं उसकी बदनीति और अच्छी नीयत की तरफ नहीं जाता, वो सबके सामने है कि किस तरह वो चला रहे हैं काम। लेकिन अगर आप देखें तो एक तरफ पार्लिमान है जिसने कानून साजी की है और उसमें उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो कानून साजी की है। दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने बड़ा सख्त किस्म का फैसला किया है और बार बार इस बात की जो है वो तरफ गए हैं कि ये फौरी तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर कोई एप्लीकेशन आई भी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो उन्होंने ये कहा है कि आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर दोनों तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन तभी तो 4 दिन लगातार उनकी बैठक होती रही है कि क्या करना है, और लेकिन वो किसी फैसले पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। तो ये मामला यकीनन। अच्छा पाशा साहब, एक सवाल आपसे, ये मुझे वही ज़माना याद आ रहा है मेरे और आपके बचपन का, जब ज़ियाउल हक कहता था कि मुझे मुस्बत रिजल्ट चाहिए हैं। तो क्या ये मुस्बत रिजल्ट्स निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? और फिर आपने इलेक्शन 8 फरवरी को भी देखा, व्हाट अ जोक इट वाज, आई एम सॉरी टू से, अब तो पतन की रिपोर्ट के बाद। तो आप समझते हैं कि ये बिल्डोज किया जा रहा है अवाम का जो मैंडेट है, या वाइस वर्सा है? सारे अपने अपने मतलब के अपने अपने एंगल के मुताबिक जो उनके डिसीजंस हैं या जो सोच है उसके मुताबिक फैसला चाहते हैं। आप आज देख लें, यहाँ पे बैठ के हम ये कह रहे हैं जो फलां जजमेंट बिल्कुल गलत है और फलां जजमेंट ठीक है, हम उस पर राय तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करार दे सकते कि तमाम फैसलों को बैठ के अनडू कर लें। जुबैरी साहब बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम एक जजमेंट के बारे में ये कहें ये भी गलत है, वो भी गलत है और वो भी गलत है, और हम कहें जी कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। आजकल पाशा साहब, जुबैरी साहब, मेरा दोनों से कावरीन से सवाल है कि आज के फैसले में बड़े ही तशवीशनाक किस्म के और बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि फ़ैसला आया है जिसमें कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरों के गैर कानूनी अमल की वजह से पीटीआई को मुनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम रखा गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी अमल के वकार को हिफाजत नहीं कर सका। तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद जो 2024 के इलेक्शन हैं उनका कोई कानूनी और इखलाकी जवाज रहता है? देखिए, वो जब मामला इलेक्शन का आएगा तो शायद कानूनी जवाब बन पाएगी। सारी रिपोर्ट्स ही आई। जी जुबैरी साहब आप खत्म कर लें। जी जुबैरी साहब आप खत्म कर लें। रिपोर्ट आई थी कि ये धांधली शुदा इलेक्शन था, तो लोग जीते थे, उनको सीटें नहीं दी गई, फॉर्म 45 वाले रह गए, फॉर्म 47 बनाए गए जिसमें जितनी सीटें चाहिए थी दे दी जाए। और आप उसका अब नतीजा देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ जजेस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन ये देखिए, अब ये देखिए, अभी आप जैसे पहले कह रहा था, वो 63A का फैसला जो था वो भी रिव्यू के लिए लग गया, 30 तारीख को सुना।
तो अब ये देखिए सारी, यानी इसके मैं अगर आपकी बात समझाऊं तो 63 वाला फैसला वो है ना कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का है वो उसके बाद वोट जो आदमी अपनी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट नहीं डाल सकेगा, अब ये लगा लिया गया है और अपनी हम ख्याल जजेस बैठ गए और वो जो बेंच बनी है और एक एडहॉक जज शामिल किया गया है, मौजूद एडहॉक जज को। तो अब उसके बाद आप अगर उसको कर देते हो, कहते हैं कि नहीं आप वोट डाल सकते हैं, तो आप देखिए ये फिर प्रेशर डाल के पीटीआई या किसी लोगों को तोड़ेंगे और अपनी अक्सरियत हासिल करेंगे। हसन रजा पाशा साहब, यही बात मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ कि 63A वाला जो मामला है, तो इसका मतलब हम लेजिटिमाइज कर दें जो स्विचिंग ऑफ लॉयल्टीज है और जो लोटाइज्म जिसे हम सारे का सियासतदान ही कहते हैं, तो आज से लोटे को हम मुकद्दस समझें। काई साहब आप देखें, ज़ुबैरी साहब ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अभी हम ख्याल जजों का बेंच बन गया है और वो 63A का फैसला अदरवाइज करेगा। इसी तरह जब 63A का फैसला हुआ तो उस वक्त भी हम ख्याल जजेस ही बैठे हुए थे और उन्होंने वो फैसला किया कि उनके वोट काउंट नहीं किए लेकिन उनको सजा दे दी, और सब ने ये कहा कि इट अमाउंट्स टू बी री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल मैं ज़ुबैरी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक ये हम ख्याल जजेस का बेंच बना के अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते रहेंगे, उस वक्त तक ना सही इंसाफ होगा और ना ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, मैं एक और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सर, इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत को उन पीटीआई के सफ़ों में से कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं कि जिनको साथ मिलाकर जो है तरमीम कर ली जाएंगी, मौलाना की अब जरूरत नहीं रहेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं वो इसके मामले में रिव्यू हो जाएगा तो फिर नेचुरली कहेंगे कि वोट डाल सकते हैं वो लोग तो अपनी पार्टी के खिलाफ, फिर मौलाना की जरूरत नहीं रहेगी। तो उन्होंने प्लान ए मैं आता हूँ अपनी बात पे ज़ुबैरी साहब, और दोनों से एक बात करता हूँ। इट मीन्स के जो इंट्रिंसिकली जो एक इदारा है जो आइन को सामने रख के जो है फैसले करता है, अब वो जो बाहर बड़े अरीना में बड़े मफादात सियासी हों मालियाती हों जो उनका टकराव है, इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इवन विद इन दी आर होली इंस्टीट्यूशंस। ज़ुबैरी साहब बिल्कुल जी, बिल्कुल जो टकराव है यहाँ एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसकी रेट है, जो वो कहते हैं उस पर होते हैं। जो एक ही इदारा उनके खिलाफ खड़ा हुआ था कि वो आइन और कानून के साथ वो अदलिया थी, अब उसको पूरी दो कोशिश हो रही है उसका दबाने की और तबाह करने की। एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट बिठाया जा रहा है, उसके जजेस भी खुद अपॉइंट करेंगे, फिर आप अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क। अच्छा हसन रजा साहब, आपसे यही बात मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ और मियाँ शाहिद साहब ने भी इस बात को बहुत दफ़ा दोहराया है, वो ये कि ये यहाँ पे तो प्रिवेल करती है डॉक्टर हमारे साथ कौन से आते थे, इशफाक हसन खान, उनकी थेरी है ये कि ये सादा बंदा थेरी चल रही है, जो हर जगह पे सादा बंदा थेरी जो है वो लेके बैठ गई इस मुल्क को। तो आप पाशा साहब में ऑन दी लाइटर साइड, पाशा साहब बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने क्लियर की है और ये किस बड़े अरसे से चल रही है, ये मेरा जज ये तुम्हारा जज। आप देख लें कि जब जजेस की फोटोग्राफ्स किसी पार्टी के ऑफिशियल पेज पे आ जाए और उसको ये कहा जाए कि आज का मैन ऑफ द मैच, तो ये फिर क्या आप जजेस को भी मैलाइन कर रहे हैं, आप जजेस को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं। और वो बेचारे बड़े अच्छे जज, ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाले जजेस, उनको आप जो है वो तख्ता मश्क पे चढ़ा देते हैं और वो उन पे लोग तनकीद भी करते हैं और ट्रोलिंग भी करते हैं और क्या कुछ नहीं होता। तो ये जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ भी ज्यादती हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि जजेस को ना तो खुद पोलिटिसाइज होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो जजेस को अपने पेजेस पे या अपने लिए उनके लिए डिमांड्स ना करें। उनके लिए आइन बिल्कुल क्लियर है और जब आइन के मुताबिक उनकी एलिवेशन भी होनी है और उनको चीफ जस्टिस भी बनाना है तो फिर ये मुतालबात ख़त्म कर दे। जब आप कोई मुतालबा किसी स्पेसिफिक जज के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए जो आज हुई है, मीटिंग हुई है जजेस कमेटी की, उसमें जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें ये लिखा गया है कि 3 जजेस की कमेटी होगी और उसमें मंसूर अली शाह जो है वो शामिल नहीं हुए। इस दिन पहले भी एक इजलास हुआ था, उसमें भी नहीं हुए, आज में भी नहीं हुए। तो जो बेंच तश्कील दिए जाएंगे या फैसले होंगे उसका कानूनी हैसियत क्या होगी, नंबर 1 ये फरमाइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि अगर तरमीम हो जाती हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं मान रहे
तो सुप्रीम कोर्ट क्या इन तरामीम को जो है वो ख़त्म कर सकती है? जी मियाँ साहब, ये जो तरामीम हुई है, हम बड़ी रिजर्वेशन हमने इसके खिलाफ बात की है, प्रेस रिलीज भी जारी की है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी। देखिए, इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब बन रहा था, हमारी इनपुट ली गई, हमसे मशवरे किए गए और हमने इनका साथ दिया। लेकिन आज जो तरमीम लेकर आए हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे और फिर एक तीसरे जज चीफ जस्टिस साहब की मर्जी पे होंगे, तो वो मेरा ख्याल है उसकी जो स्पिरिट है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। आप देखेंगे जब वो चल रही थी तो किसी ने बेंचेस पे कोई एतराज नहीं आया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था। हसन रजा साहब, मैं एक आखिरी सवाल, बल्कि एक खबर है जो मैं जो आप जुबैरी साहब आपकी खिदमत में लेके आता हूँ। हमारे एक सीनियर साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम जो बेसिकली वो लेके आना चाह रहे हैं वो अगर पास होती है तो शायद उनके मुताबिक सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक बहुत से जजेस सीनियर और हायर जुडिशरी से और नीचे से भी कह रहे हैं जी हम तो रिज़ाइन कर देंगे और वकला की जो स्ट्रगल है जिसमें कुछ लोगों ने अहमद खान साहब कह रहे हैं उसका हिस्सा बनेंगे। इज़ देयर एनीथिंग बीइंग थॉट और डिस्कस्ड अमंग्स द लॉयर्स फ्रेटर्निटी? जुबैरी साहब जी हाँ, देखिए, हम तो कोशिश करेंगे आइन की पालादस्ती के लिए और उसके लिए जो भी मूवमेंट चलानी होगी चलाएंगे। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का बेसिकली एक तरह का पीस होगा तो मार्शल लॉ में लगा करता था जिसमें जजों को फारिग कर दिया जाता था, तो नेचुरली अगर सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म किया जा रहा होगा तो कोर्ट में क्या होगा, अपनी मर्जी के जज बना लें और अपनी मर्जी के फैसले लें, फिर आपकी आज़ाद अदलियत ख़त्म हो गई। फिर जो ये लोग चाहते होंगे वही फैसले आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मालूम है, यही सवाल आपसे, क्या आपको कुछ जजेस कह रहे हैं कि जी हम इसके खिलाफ जाएंगे तहरीक में, तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसी वकला तहरीक पहले भी हुई आपके सामने, कोई ऐसी बात नजर आ रही है आपको? काई साहब, असल में वकला भी पोलिटिसाइज हो गए हैं और वो मुख्तलिफ धड़ों में बट गए हैं और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में वकला तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी 2 कन्वेंशन हुए हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार ने वो बुलाई है, उसमें मुल्क की तमाम बार कौंसल्स के नुमाइंदे, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। एक लाहौर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, उसमें 80 to 90% एक पोलिटिकल पार्टी के वकला थे। तो मुझे, और उसमें साबक सदूर कुछ थे, पर मतलब है इतनी वो पोलराइजेशन हुई है कि मुझे इन हालात में वकला तहरीक। हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है और यूँ लगता है कि जैसे एक जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि जो इक़्तिदार पर काबिज़ धड़े हैं उन्होंने इन इदारों का अल्लाह ताला उस दस्ते बुर्द से इनको बचा ले। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ साफ़ी राना अजीम साहब होंगे, उनसे पूछते हैं अंदर की क्या ख़बरें हैं और किस किस्म के वाक़यात के मज़ीद तुलू होने का ख़दशा है या उम्मीद है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जनाब राना अजीम साहब ने। थैंक यू वेरी मच राना साहब। राना साहब, हम अभी तो बात कर रहे थे कानून की, और कानून की भूल भुलाइयों की तो हमें समझ लगती नहीं है, हमेशा डाढ़े वाली टुर जाता है कानून, पता नहीं की करिए ऐसी गरीब लोग। लेकिन राना साहब ये बताएं कि पॉलिटिकली क्या सिनेरियो बन रहा है? इदारों का टकराव इस तरह खुल के सामने आ गया है कि इवन जजेस की जो फैसले आ रहे हैं अदालतों के, उसमें नाम लेके कहा जा रहा है कि ये इन जज साहब का मनसब ये नहीं था, वो कह रहे हैं जी ये इनका फैसला ही गैर आईनी है। ये हालात तो हमने कभी नहीं देखे थे। आज ये बताएं कि इस फैसले के बाद और फिर इसका जो इंदिया दे रहे हैं कि जी अस्सी तो नहीं मनना, तो ये इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको राना साहब? कैसा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज का जो फैसला है ना, इसके फैसला है 3 लोगों के खिलाफ अदम इत्मीनान। 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट है। एक चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, कि जिसमें फैसले में लिखा गया है आइन शिकनी। ये लफ्ज एक इस्तेमाल किया गया है, आइन शिकनी, आज के फैसले।
कि अगर इस पे अमल नहीं होता तो ये आइन शिकनी होगी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखा गया है कि इन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो है वो कराने में नाकाम रहे, साफ और शफाफ। और तीसरी चीज, इस पे 2 मोस्टिस जजेस जो हमारे हैं उनके मतलब वाज़ेह लिखा है कि उन्होंने अपने हदूद क्रॉस किया। अगर उनको इख्तिलाफ था तो तफसीली फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट लिखते। 2 जजेस 80 अरकान असम्बली और 8 जजेस को, दीगर जो 8 जजेस हैं उनको उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। लेकिन ये कैसा बड़ा क्लियर है, अगर पाकिस्तान में आइंदा भी आइन की हुक्मरानी रहनी है तो फिर इस फैसले पर अमल करना होगा। और अगर पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नहीं रहनी तो फिर आप जहन में रखिएगा जमहूरियत भी नहीं है। फिर आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर आजाद सहाफत भी नहीं रहेगी। फिर आप जहन में रखिएगा ये आप और मैं ये जो बोलते हैं, फिर हम किसी पता नहीं किस जगह पे हमें जाके ये बैठेंगे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आइन जो है वो है। राणा साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन अमल करता हुआ नजर आ रहा है या कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है? इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है सर? हुकूमत तो नहीं मान रही। जो है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दो तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत किसी सूरत में दो नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पर अमल करता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आज उन्होंने उस तरमीमी एक्ट को जो इन्होंने हुकूमत ने किया था 2017 के कि इस पर लागू हो गया, उसको भी कालदम करार दे दिया, सारा कुछ कर दिया। इलेक्शन कमीशन इस पे नहीं करेगा। मैंने आज आपको बताऊं कि आईनी जंग शुरू होगी और इस आईनी जंग में वो एक फिक्रा पंजाबी का है ना का मुहावरा, चीचो चिच गनेड़ियां, 2 तेड़ियां 2 बेड़ियां। नहीं, ये नहीं होगा चीचो चिच गनेड़ियां, ना तेड़ियां ना मेड़ियां। यानी ये ना नून लीग रहेगी, हुकूमत रहेगी, ना फिर अपोजिशन की रहेगी, ये सारे जाएंगे। हालात इस तरफ जा रहे हैं। आज मेरे ही एक हुकूमत के जिम्मेदार शख्स से बात हुई है, मैंने उससे कहा जी अमल करेंगे? उसने कहा जी ये तो हमारी मौत को आप दावत दे रहे हैं, हम किस तरह अमल कर लें? हम अमल करके किस तरफ जाएंगे? अगर हम अमल कर लेंगे तो इसके देखिए राणा साहब, हुकूमत तो बड़ी मजबूत है। अमेरिकी सफीर जो है वो मरियम नवाज को, सीएम पंजाब को मिले हैं और नवाज शरीफ को मिले हैं, पैगाम रसानी भी हुई है। ये क्या हुआ है? कौन सी पैगाम रसानी हुई है? और हुकूमत बड़ी मजबूत नजर आ रही है। अगर आप समझते हैं मियां साहब, अगर आप समझते हैं कि अमेरिकी सफीर के मिलने से हुकूमत मजबूत हो जाएगी तो फिर अमेरिकी सफीर का मिल रहा है अपोजिशन लीडरों से, फिर आप फैसला कर लेंगे कौन कितना मजबूत है। अच्छा, लेकिन अगर नवाज शरीफ से अमेरिकी सफीर मिला, नवाज शरीफ तो बेचारा 17वां खिलाड़ी है, वो तो क्रिकेट टीम का 17वां खिलाड़ी है। 12वां भी नहीं है, 13वां भी नहीं है, 14वां भी नहीं है, 15वां भी नहीं है, 16वां भी नहीं है, 17वां खिलाड़ी है जिसकी बारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और सारा पिंड मार के फिर जाके और क्रिकेट टीम जो बारी आनी है सियासत की क्रिकेट टीम में, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सफीर मिलते रहते हैं, सफीरों को मिलने दे, लेकिन अब अवाम का मूड चेंज हो गया हुआ है। आपको बात बिल्कुल, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, सितमगार होगा सितंबर। बहुत से लोग इसे नहीं मानते थे। सितंबर इतना सितमगार हो गया कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और आप देख लीजिएगा, अब अगर अमल नहीं होगा तो राणा साहब, सितंबर तो गुजर रहा है, सितंबर तो थोड़ा सा रह गया, अब तो अक्टूबर आ रहा है, कुछ हुआ तो कुछ नहीं है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है सर। मुझे कोई एक चीज समझा दे, हुकूमत किस तरह मजबूत है? हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए आई, बाबूजी को लाहौर से इस्लामाबाद बुला लिया, नाकाम हो गए। सर देखें, इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल नहीं कर रहा। इसके बाद अब आप वजीर आजम जो है वो अमेरिका में जाके खिताब करना अभी उन्होंने यूएन से, और इसके अलावा हुकूमत बड़ी होपफुल है कि हमने तरमीम भी करा लेनी है, फिर हुकूमत तो मजबूत आ रही होगी ना सर। इमरान खान अपनी रुखसती से सब 3 महीने पहले अमेरिका खिताब करके आया था, तो क्या इमरान खान जो था उसके खिताब के बाद उसकी हुकूमत नहीं गई? भाई वो कोई स्पेशल नहीं गया, इतने ममालिक के लोग वहां गए हैं तो उनको तो खिताब करना था, खिताब करने जाने थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस दिन हुकूमत खड़ी हो जाएगी फिर मुझे बताइएगा। अगर हुकूमत इतनी मजबूत थी तो आप कभी 7 दिन पहले देख लेना हुकूमत के साथ क्या हुआ है। हुकूमत तो एक अपनी आईनी तरमीम मंजूर नहीं करा सकी। क्या हुकूमत के 3 सेनेटर सेनेट से गायब नहीं थे?
जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब के उस्ताद मोहतरम भी शामिल थे। तो क्या आप शक का इजहार कर रहे हैं कि वजीर आजम का खिताब जो है अमेरिका में जो होगा उसके बाद कुछ होने वाला है? हाँ, होने वाला है जी। मियां साहब शायद उसके बाद आज लंदन 2 दिन रह के आए हैं, शायद मजीद वहां पे क्या बात ना। अच्छा राना साहब, ये तो हुआ मुझे मैं आई बाई एंड लार्ज देखें इंट्रिंसिकली अंदरूनी तो कोई वजह नहीं है इस हुकूमत की इन प्लेस होना। वो हम देख चुके हैं, जिनकी जो इलेक्शन भी आपने देखा, हमने भी देखा। हम कुछ 24 करोड़ नाबीना लोग तो नहीं बैठे हुए, नज़र तो आ गया हमें माशाल्लाह जितना हर काम शफाफ हो रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या मुझे ये लगता है कि अब आगे जाने का रास्ता कोई नहीं। जिस तरह शतरंज का खेल फंस जाता है आके, जिसे स्टेल मेट कहते हैं, तो फिर गोटियां हटानियां पैंदियां ने सारियां, मतलब नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ती है। कुछ ऐसी बात लग रही है आपको? बिल्कुल ऐसी बात है, नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ेगी और इस बिसात को बिछाने के लिए कई मोहरे चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है वो मोहरे जो है वो हुकूमत के अंदर के मोहरे हों जिन्हें तब्दील करना पड़े। आप गौर करें ना, एक से एक दिन बाद कोई एक नया ऐसा तफसीली फैसला, कभी कभी कोई इजाफी नोट, कभी वजाहती नोट, कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रही हैं। और इससे बात के और हो क्या सकता है? अब ठीक है, मान लिया, इसमें भी कोई शक नहीं, हमें क्या मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे के अंदर भी एक बड़ी तस्दीक है, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुकूमत है, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हुकूमत थी। अगर नुकसान होता है तो हुकूमत को होगा, फायदा होता है तो हुकूमत को होगा, लेकिन अब फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको ये भी आज बता दूं, 1 या 2 तारीख को जो तहरीक चलने जा रही है ना, उस तहरीक ने आपके इस्लामाबाद में डेरे डालने हैं और काला कोट निकलने लगा है बाहर, सिविल सोसाइटी निकलने लगी है बाहर। ये जो मियां वाली का जलसा कैंसिल हो गया, पिंडी का जलसा अनाउंस हुआ है ना, ये कोई वैसे नहीं हुआ। पिंडी जलसा सिर्फ लियाकत बात देखने के लिए नहीं है। तो राणा साहब, खबरें क्या हैं? खबरें ये भी आ रही हैं कि काला कोड जो निकलेगा उसमें बहुत से ऐसे नाम भी शामिल हो जाएंगे जो इस वक्त बेंच में है। अगर वो अपने फैसले पर अमल दरामद ना करा सके या तरमीम आ गई तो उसके खिलाफ हो सकता है कि वो भी उस तहरीक में शामिल हो जाए। क्या ऐसी कोई खबर है? ये बिल्कुल, इसमें आपके पास अच्छी खबर है और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई नई तरमीम आ गई तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, शायद बहुत सी कुर्सियां खाली हो और कुर्सियों पे बैठने वाले जो हैं वो अपना हक लेने के लिए मैदान अमल में। अच्छा, ये यानी आप समझते हैं कि आज मैं सुन रहा था इरशाद भट्टी साहब ने भी शायद ये खबर दी। अच्छा, मौलाना भी वही बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो हैं वो। और ये एक हैरत की मुझे बात नज़र आती है कि मौलाना जो पहले इतने डैगर्स ड्रॉन थे, खान साहब और PTI का नाम सुनना उन्हें गवारा नहीं था, आज वो भी तकरीबन उसी सफ में चले गए। इसकी क्या वजह राना साहब? बात यह है कि मौलाना को समझ लग गई। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से खुद पूछा, मैं कहा मौलाना साहब कैसा लगा आपके इनकार से? उन्होंने कहा बात यह है कि मैं इसरार करता तो मेरे साथ वही होता जो पूरी हुकूमत के साथ हो रहा है। मेरे एक इनकार से उस गली में भी मेरा नाम लिया जा रहा है जहां पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर इनकार से शोहरत मिलती है, इनकार से वोट बैंक बनता है, इनकार से मैं ट्रेंड पे आता हूं, तो फिर हमें उसी तरफ जाना होगा जहां जिस तरफ का ट्रेंड है। मौलाना साहब को एक बात की समझ आ गई है कि भाई बात इस हुकूमत की मुखालफत करके आगे जाया जा सकता है, इस हुकूमत के साथ चल के जाया जा सकता है। देखिए, सारे लोग मौलाना साहब की तो हमायत कह रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये भी तो सोचे ना मौलाना साहब को अंगेज किसने किया? वो तो PTI ने किया ना। पीपल्स पार्टी भी जोर लगाती रही, नून लीग भी जोर लगाती रही, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ भी जोर लगाया, तहरीक इंसाफ ने उसे एंगेज किया और तहरीक इंसाफ का भी इसमें बड़ा अहम रोल है। और मौलाना साहब आप जेल में रखिएगा, अब ये जोर भी लगा लें, मौलाना साहब किसी सूरत में इनके साथ नहीं जाए। अच्छा राणा साहब, एक बात मैंने और भी सुनी है और एक मैं ऐसी अहम शख्सियत, राणा साहब एक खबर तो दें कि तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का जो है वो मियां वाली वाला जलसा मनसूख कर दिया है और रावलपिंडी में जलसा करेंगे। रावलपिंडी का मैदान क्यों चुना गया है? लाहौर में जलसे में जितने लोग आए थे, क्या रावलपिंडी में आएंगे? और रावलपिंडी में जलसा करना किसको पैगाम देने के लिए जलसा कर रहे हैं सर? पैगाम तो इन्होंने हुकूमत को देना जी, जिसको आप समझ रहे हैं उनको पैगाम नहीं दे रही है।
पैगाम इन्होंने हुकूमत को देना है और ये फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ ही आना है। ये आपको मैं वक्त से पहले खबर दे देता हूँ। और पिंडी का जलसा जो है, आप कहते हैं लोग नहीं आएंगे, लोग लाहौर के उस इलाके में है, काजी साहब तो बड़े करीब से उस इलाके से वाकिफ है कि जहां पर मंडी भी लगी हो तो कोई गाहक नहीं आता था, लेकिन वहां पर लोग इस तरह आए जिस तरह दीवानों की तरह आए। मैंने लाहौर के अंदर इश्क 804 जो है वो उसका रक्स देखा है, लोग इस तरीके से आए। ये पिंडी के किसी कोने में जलसे की जगह दे दे, किसी दूर दराज इलाके की जगह दे दे, लोग आ जाएंगे। खौफ के भूत भी लोगों ने तोड़ दिए और लोग अब फाइनल मैच देखना चाहते हैं। अच्छा राना साहब, ये तो बात तय है ना कि एक तरफ जो है वो हुकूमत के हामी जो कंटेनर हैं वो हज़ारों की तादाद में निकल आए थे और उधर से अवाम भी निकले हजूर, मगर ये फरमाइए कि वहाँ लोगों का पहुँचना तो मुश्किल था, जो रुकावटें थी ओवरऑल कोई एस्टीमेट्स एजेंसीज का या जिनका ये काम है तो किस हद तक पब्लिक मोबिलाइज हुई लाहौर के जलसे में, भले वो जलसे तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए? देखिए काजी साहब, मैं तो उस जलसे में गया, सारा दिन बस जलसे में रहा, मैंने वहीं से रिपोर्टिंग की, वहीं से ब्लॉग किए, वहीं से प्रोग्राम। और दूसरी बात है, मेरे घर से मैक्सिमम 10 मिनट का फासला था, मैं मलेशिया में रहता हूँ। अब मैंने बड़े करीब से देखा है कि मैंने खुदा शायद मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने वहां पर ज़ईफ औरतों से लेकर बच्चे लाहौरिये देखे हैं, और जो ग्राउंड थी उसके DSN जिस जहाँ लगी थी उससे भी पीछे लोग चले गए थे, कई गुना पीछे चले गए थे। और जितने लोग ग्राउंड में थे उससे 50% ज्यादा, 50% क्या 150% ज्यादा लोग जो थे वो वाइट सड़कों पे थे, और 70% जुलूस तक पहुंच नहीं सके। अगर ये जलसा नाकाम होता तो 6 बजे रोड ब्लॉक ना हो जाते, अगर ये जलसा नाकाम होता तो लाहौर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर ना लगा दिए जाते। 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में ना होती, अगले दिन 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, और ये जो आफ्टर शॉट्स है ना जलसे के, ये आज के दिन तक में महसूस हो रहे हैं। मेरे पास एक सरकारी इदारे की, सिविल सरकारी इदारे की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं 3:55 पर कि 35,000 लोग जलसागाह के अंदर है। 3:55 पर सरकारी इदारा कैसी रिपोर्ट बनाता होगा सरकार का? 35,000। राणा साहब, आप अंदर की खबर रखते हैं, हुकूमत तो बज़ाहिर बड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर और दीगर मुल्क के हिस्सों में ये केयर टेकर की खबरें आ रही हैं, ये क्या हो सकता है सर? सर बात यह है कि मुझे तो एक जुम्मेदार शख्स ने कहा है कि इनके पास 15 दिन है, अगर 15 दिनों में इन्होंने वो आईनी तरामीम ना की तो बिल्कुल इनको फारिग कर दिया जाएगा। और मैं आपको खबर देता हूँ, ये आईनी तरमीम करें या ना करें, आईनी तरमीम करके भी ये फारिग है और आईनी तरमीम ना करके भी ये फारिग है। आईनी तरमीम करके अवाम क्या तो जलील होंगे, फारिग होंगे, और आईनी तरमीम करके अवाम क्या तो ना करके उनके हाथों जिनके हाथों इन्होंने होना है। राना अजीम साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। बहुत सी अंदर की खबरें भी आप हमें बताते हैं और कुछ मुस्तकबिल का नक्शा नाज़रीन हम भी बनाने की करते हैं, उसमें कोई बेहतरी अच्छी या कोई पॉजिटिविटी देखने की भी कोशिश करते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं। इसी दुआ के साथ एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं और कुछ और खबरें, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूँ तो वतन अजीज़ में कभी भी बड़े मिसाली सूरत अहवाल नहीं रही, मगर बकौल फैज़ गो सब को हम सागर वादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। क्या क्या देखने को मिल रहा है मियाँ साहब, आप मेरी बात सुन ही रहे होंगे कि लम्हा बलम्हा कोई ना कोई सूरत हाल बदलती है। और अब एक सुना है चीफ जस्टिस, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के मंदरजात में अभी देख रहा था, जो उन्होंने 3 रुकनी कमेटी को एड्रेस किया। मीटिंग में उन्होंने शमूलियत से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को होना चाहिए था, और इसमें अगर रद्दोबदल, और फिर इतनी तेज़ी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो सदारती आर्डीनेंस आया उस पर क्यों अमल किया गया। तो अब ये आप मुझे बताएं कि ये जो ख़त है, इससे ये तो अब यूँ लग रहा है कि जूँ वक्त गुजर रहा है, जूँ हालात बदल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टकराव की सख्त में जा रहे हैं। मियाँ साहब, काजी साहब, मुझे एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो नज़र आ रहा है, और जो वकला तहरीक बताई जाती है वो भी सामने आती हुई नज़र आ रही है।
और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह जिच करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ जो है पार्लियामेंट है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनके अंदर जो है वो सख्त किस्म की लड़ाई है। अब मंसूर अली शाह जो कि नए चीफ जस्टिस बनेंगे और उनका जो है वो नंबर है 26 अक्टूबर को उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए प्रोसीजर और कवायद के मुताबिक। उनको आज उन्होंने ख़त लिखा है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि जो जजेस कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उस पर उन्होंने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा जब ये बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उस वक्त फुल कोर्ट जो थी वो उन्होंने तश्कील दी थी, और ये अब भी जो है फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए थी, उसमें कमेटी की तश्कील होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑर्डिनेंस इतनी उजलत में जो है वो पास किया गया और उसके चंद घंटों बाद चीफ जस्टिस ने कमेटी की तश्कील कर दी और उसमें जो सीनियर तरीन जज थे उनको हटा दिया गया। उन्होंने इस पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़त को इस आज का जो इजलास है जिसमें वो खुद शरीक नहीं हुए, उन्होंने कहा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो उसमें इसके तौर पर जो है रिकॉर्ड पर लाया जाए। और इस हवाले से उन्होंने आज की कहा जाए तो आज की जो कमेटी का इजलास है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और अब देखना यह है काजी साहब कि जो कमेटी का इजलास है, जो मैंने तरमीमी ऑर्डिनेंस पढ़ा है, उसमें यह लिखा है कि 3 रुकनी कमेटी होगी, 1 चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर तरीन जज होंगे, और उसमें से चीफ जस्टिस जो है जिसको मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, मुनीब साहब को हटा दिया गया, मंसूर अली शाह आज के इजलास में भी नहीं बैठे, पहले इजलास में भी नहीं बैठे, तो इसका जो कानूनी जवाज़ है ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कमेटी जो है ये इस तरह अपने फैसले कर सकती है, बेंच तश्कील दे सकती है? ये बहुत बड़ा कानूनी सवाल आगे उठने वाला है, जिस पर तहफ़्ज़ात का इजहार जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया है, और उन्होंने ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के तौर पर जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। साहब अच्छा, मेरी भी बात हुई आज एक बहुत बड़े वकील हैं, उनसे उनको हम लेते रहते हैं टीवी पे, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो नहीं बैठते जो तीसरे मेंबर हैं, बिकॉज इट इज़ बाइंडिंग नाउ एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज़ कंसर्न, कि 3 बंदे बैठ के ही आगे जो है वो बेंच की तश्कील करेंगे। अब एक जो सीनियर तरीन जज और जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो ही नहीं बैठते, तो उस कमेटी का मैंडेट कहाँ रह जाएगा? ये भी तो एक सवाल है। फिर इसको डिसाइड करने के लिए भी फिर कोई यानी केस चलेगा या इस पे बहस होगी या बात होगी, क्योंकि 3 जज तो अब है नहीं। अब दो जजेस बैठ के अगर हम फिक्स करते हैं, और जिस तरह अभी हमारे प्रोग्राम में बता के गए हैं जुबैरी साहब कि वो जो 63A वाला मामला है उसको भी ले आए कि जनाब लेजिटिमाइज कर दें या वो कदगन हटा दें कि जो दूसरी पार्टी का बंदा है वो भी वोट दे सकेगा। इस हवाले से मेरी आईनी माहिरीन से बात हुई है, उनका ये कहना है, काजी साहब आईनी माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक रास्ता है इस हवाले से, और वो ये है कि दोबारा ऑर्डिनेंस आए और उसमें जो है इसको तरमीम कर दी जाए, और उसमें यह रख लिया जाए कि चीफ जस्टिस जिसको चाहें शामिल कर लें, जो गैर हाजिर हो उसकी जगह पे कोई भी आ सकता है। तो फिर ये जो है वो कानूनी है, वरना ऑर्डिनेंस के जरिए और ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इस वक्त जिसने आज फैसला किया है वो कानूनी जवाज़ नहीं रखती, ये आईनी माहिरीन कहते हैं। और आईनी माहिरीन कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला उठेगा, बाकायदा तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठेगा, और ये हो सकता है कि इस हवाले से कोई पिटीशन भी आ जाए। और ये भी मुझे आईनी माहिरीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं इंतखाबात के हवाले से, उस हवाले से भी एक पिटीशन जो है वो तैयार हो रही है, और आइंदा चंद दिनों में हो सकता है वो पिटीशन भी दाखिल कर दी जाए। वो लगे ना लगे इस वक्त इसमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन शायद वो पिटीशन भी जो है वो दायर कर दी जाए। मैं एक और बात करता हूं आपके साथ, जितने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं पावर के, जो वेस्ट करता है आइन, चाहे सदर पाकिस्तान को देता है, ऑर्डिनेंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को देता है, ये इनकी कोई खानदानी मीरास नहीं है। इनके हल्फ में ये लिखा हुआ है कि ये जो अमल करेंगे, जो कानून साजी करेंगे, इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के लिए करेंगे। ये अगर चंद खानदानों के लिए होना है तो हजूर फिर इस तरह करते हैं कि 2 खानदानों को भी आईनी डिक्लेयर कर दें कि भाई इनके खिलाफ ना केस हो सकता है, दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग, इनकी जमानतें जो हैं वो एयरपोर्टों पे होंगी। तो ये क्या है अपना योर लास्ट कमेंट मियां साहब?
कायद साहब देखें, हुकूमत तो ऐसा ही चाह रही कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम मामलात जो है वो हर तरफ देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो हुकूमत का था, वो उसमें तरमीम के हवाले से वो नाकाम हो गई। अब देखना ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर ये कामयाब नहीं होती तो जो कायद साहब आप कह रहे हैं ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बहरान आता हुआ नजर आ रहा है, जो बहरान जो है वो गिरेगा। क्लोजिंग करनी है मुझे, और मैं एक क्लोजिंग इस तरह कर रहा हूँ कि एशियन पे क्लोजिंग करता हूँ कि हिस्ट्री ऑलवेज लाफ एट दोज हू ट्राई टू फोर्स हिस्ट्री इनटू थ्योरेटिकल पैटर्न्स, या अपने मफाद में उसका रुख मोड़ने के लिए जब बहुत काफियाँ की जाती हैं तो फिर किस्मत के पे ये भी इस तरह घूमते हैं, क्या से क्या हो जाता है। इसी बात पे आज का पहला प्रोग्राम हफ्ते का ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।